चुके हैं। तो जदयू की तो दुर्गति होनी तय। नीतीश कुमार को सत्ता में लाने वाले व्यक्ति का नाम अरुण कुमार। नीतीश जी को जिताने में अनंत सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। बिहार की शराबबंदी एक बेहुदा मजाक है। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम आ चुके हैं पटना जिला के बिहटा प्रखंड अंतर्गत रामतरी गांव में एलजेपी के वर्तमान प्रवक्ता नवल शर्मा जी के दलान पर, जहां हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा जो कि इनको जदयू से छोड़कर एलजेपी में आना पड़ा और उसके बाद की किस तरह से सारी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हैं। सर, सबसे पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। जदयू में एक तेज तरार प्रवक्ता के रूप में आपकी पहचान रहता था, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे, फिर क्या ऐसा वजह हुआ कि आपको जदयू छोड़ के एलजेपी में आना पड़ा? देखिए, मैं राजनीति करने आया हूँ, व्यापार करने नहीं आया हूँ। पहले मैं सिविल सेवा की तैयारी करता था। सिविल सेवा की दुनिया से राजनीति में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा मुझे खींच कर लाया। मैंने नीतीश जी के बाहरी हाव भाव, उनके भाव भंगिमा और उनके विचार को देखा। मैं प्रभावित हुआ और मैं नीतीश जी के साथ जुड़ गया। नीतीश जी ने अपनी पार्टी का 3 बार प्रवक्ता बनाया और यथासंभव पूरी मजबूती और ईमानदारी से मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। समय बीतने के साथ धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की वैचारिक कलई खुलने लगी और लगा कि नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने चेहरे के दोनों हिस्से को बड़ी खूबसूरती से छिपा कर रखते हैं। नीतीश जी जनता को उतना ही दिखाते हैं जितना दिखाने की आवश्यकता वो महसूस करते हैं, या जितना उनका रणनीति का तकाजा बनता है उतना ही दिखाते हैं। मुझे लगा कि नीतीश जी के पास बिहार के विकास के लिए कोई विजन नहीं है, जिससे लोग ऊब चुके हैं। मुझे कुछ बेहतर करना था, समाज के लिए कुछ बेहतर करना था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी को एक ऐसे अलोकतांत्रिक दायरे में बंद करके रख दिया है जहां विरोध के स्वर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी के भीतर का जो आंतरिक लोकतंत्र होता है, इसकी कोई गुंजाइश जदयू जैसी पार्टी में मुझे नहीं दिखी। मेरी शुरू से यह विचारधारा रही कि पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ स्वतंत्र वैयक्तिक अहमियत भी मेरी है। कई सारे मुद्दों पर पार्टी का प्रवक्ता रहने के बावजूद मैं अलग विचार रखता था। कई मुद्दों पर मैंने नेताओं को आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन जिस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी हो, सारे कार्यकर्ता अनुचर की भांति हों, सेवक की भांति हाथ बांधे खड़े हों नेता के सामने, तो मेरे जैसे स्वतंत्र अस्मिता की सोच रखने वाले व्यक्ति के लिए वहाँ एडजस्टमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर मेरे सामने चिराग पासवान जी थे। चिराग पासवान जी की सौम्यता, उनका तहजीब, लोगों से बातचीत करने का उनका लोकतांत्रिक तरीका, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के रूप में बिहार को देखने का उनका स्पष्ट विजन मुझे प्रेरित किया कि चिराग पासवान जी को ज्वाइन किया जाए। इस बात का मलाल मुझे ताउम्र रहेगा कि मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार जी के साथ क्यों की। मुझे लगता है कि जिनको गद्दी प्रिय है, जिनको दलाली प्रिय है, वो नीतीश जी के साथ हैं। जिनको बिहार प्रिय है, बिहार की जनता की समस्याएं प्रिय हैं, वो चिराग जी के साथ हैं। फिलहाल अगर बिहार की बात करें तो एनडीए में और जेडीयू में पलटवार का दौर चल रहा है सर। ऐसे में जेडीयू को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अब तो जेडीयू कहाँ से कहाँ आ गई है, 72 सीट से 42 सीट पर आ गई जेडीयू। अब जेडीयू का क्या नुकसान आप देख रहे हैं? जेडीयू तो तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। नीतीश जी 3rd क्लास स्टूडेंट बन चुके हैं। जनता ने भी बना दिया और हाल में नीति आयोग ने भी उन्हें फिसड्डी करार दे दिया। तो जदयू की तो दुर्गति होनी तय है और हो भी रही है। नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा बेलगाम है, उसका कोई और छोर नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी अस्थाली का बैंगन बन चुके हैं और अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। केवल सत्ता की मलाई चावने के लिए कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ। यह नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा ही है जो बीजेपी के साथ भी उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। वो बीजेपी के साथ रहकर भी भीतरघात का खेल खेलने में लगे रहते हैं। उनकी पूरी मंशा रहती है कि बिहार में बीजेपी को कैसे सबटेज किया जाए, बीजेपी का कैसे खात्मा कर दिया जाए। नीतीश जी कभी भी किसी भी गठबंधन में एक ईमानदार सहयोगी नहीं रहे। भाजपा के साथ हैं तो आप देख सकते हैं कि कदम दर कदम नीतीश कुमार जी
भाजपा की फिराक में, भाजपा को नष्ट करने की फिराक में लगे रहते हैं। अलायंस में होने के बावजूद विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहाँ जाकर भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ वो अपने व्यक्तित्व की तुलना करके भारी अनर्थ करते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहाँ मोदी जी का विराट व्यक्तित्व और कहाँ नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व। नीतीश कुमार जी को बस मैं एक ऐसे नेता के रूप में देखता हूँ जिनके पास बड़ी छोटी संख्या में मत बल है और केवल जोड़ तोड़ की जातीय राजनीति के बल पर नीतीश कुमार जी सत्ता में बने हुए हैं। आजकल उनका जुमला है कि मैं समाज सुधार करूंगा। ये समाज सुधार करने की राजा राम मोहन राय वाली आत्मा आप में कब से प्रवेश कर गई। वो जानते हैं कि बिहार के हर एक मोर्चे पर हम फेल कर चुके हैं। बिहार की जनता अगर विकास के मोर्चे पर हमसे सवाल पूछेगी कि नीतीश जी आपने पिछले 15-16 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की, तो नीतीश जी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। जनता की आंख में आंख डाल के बोलने का नैतिक बल अब उनमें बचा नहीं, क्योंकि उनका प्रशासकीय पुरुषार्थ खत्म हो चुका है। तो जनता का ध्यान बटाने के लिए जाहिर सी बात है कि उनको नई भूमिका में आना पड़ रहा है। तो वो समाज सुधारक का चोला पहन के जनता के बीच में आए हुए हैं और लोगों को दहेज प्रथा के बारे में जागरूक कर रहे हैं, शराबबंदी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो इनके नए नए जो अफलातूनी प्रयोग हैं, जो तुगलकी प्रयोग हैं, अब देखिए शराबबंदी देखिए। मुझे लगता है कि बिहार की शराबबंदी एक ऐसी घटना के रूप में भारत में याद की जाएगी जिसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने तुगलकी प्रयोग करने में मोहम्मद तुगलक को भी पीछे छोड़ दिया। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। सर, हम नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा का बेहतर हिसाब किताब नीतीश जी ही बता सकते हैं। वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात तो जरूर जानना चाहिए सारे लोगों को कि जब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार आपसे नहीं संभला तो राष्ट्रपति का पद तो बड़ा नाजुक और प्रतिष्ठित पद होता है। मैं तो कल्पना करके ही कांप जाता हूँ कि अगर नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बन गए तो फिर भारत की वैश्विक छवि कैसी बनेगी। मैं इस कल्पना मात्र से ही सिहर जाता हूँ, भगवान जाने। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के एलजेपी में चिराग पासवान की पार्टी जो है उसमें आने से कितना कुछ आपकी पार्टी को फायदा मिलने वाला है और नीतीश कुमार को राजनीतिक कितना नुकसान होने की संभावना है? फायदा मिल चुका है। देखिए, अरुण कुमार जी की शख्सियत से सभी लोग परिचित हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार में सत्ता में लाने वाले व्यक्ति का नाम है अरुण कुमार। अरुण जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। जनता में इनकी पकड़ है। ये जन नेता है, स्वभाव से सज्जन है। पूरे बिहार में इनकी पकड़ है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा प्रखंड हो जहां अरुण कुमार को चाहने वालों की लंबी फौज न हो। इसका सीधा फायदा माननीय चिराग पासवान जी को मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि माननीय अरुण जी और माननीय चिराग पासवान जी की जोड़ी अगली बार बिहार में एक नई पटकथा लिखने जा रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अनंत सिंह की बात करें तो नाबालिग अवस्था में ही आपराधिक मामले में जेल जा चुके थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से कई बार टिकट दिया और मुकामा से जीत कर भी आए। सरकार बनाने में और अहम रोल रहा था अनंत सिंह जी का। आज के डेट की बात किया जाए तो नीतीश कुमार की नज़र में वो अपराधी हो गए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपराध और अपराधी को देखने का नीतीश कुमार जी का नज़रिया शुरू से ही डबल स्टैंडर्ड रहा है। कभी यही अनंत सिंह जी नीतीश कुमार जी के प्रिय पात्र हुआ करते थे। नीतीश जी को जिताने में अनंत सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। बिहार में राजनीति की जिनको भी समझ है, खास करके बाढ़ और मोकामा क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक विकास में अनंत सिंह की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो अनंत सिंह कभी आपके नाक के बाल हुआ करते थे, आज आपके लिए बुरे हो गए। नीतीश कुमार जी को इससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को केवल सत्ता से मतलब है। अनंत सिंह का जितना उपयोग करना था नीतीश कुमार ने कर लिया। नीतीश जी केवल यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में विश्वास करते हैं। इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके फेंक दो। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी की खुद की पार्टी में अपराधियों की भरमार है। आप एडीआर की रिपोर्ट देखें, आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी में आपराधिक बैकग्राउंड वाले विधायकों की संख्या कितनी ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार जी इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों वाले नेताओं के सिरमौर बने हुए हैं। जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी की गाढ़े वक्त में मदद की थी, ऐसे सारे लोग आज नेपथ्य में पड़े हुए हैं और संकट में पड़े हुए हैं। यदि मध्यावधि चुनाव होता है और नीतीश कुमार पुनः एक बार आरजेडी से गठबंधन कर सरकार बनाना चाहते, उसमें आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? हमारी पहली प्राथमिकता है अपने कैडर का विस्तार करना, अपने कार्यकर्ताओं में नई जोश का संचार करना,
जनता के बीच में अपने एजेंडे का प्रचार प्रसार करना। हमारे साथ देखिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास एक सुलझा हुआ नेतृत्व है, एक यंग और डायनेमिक लीडरशिप हमारे पास है माननीय चिराग पासवान जी के रूप में, और हम जनता को यह बता सकते हैं कि देखिए हमारे पास कितना सुलझा और कितना तेज तर्रार नेतृत्व है। रही बात नीतीश कुमार जी के आरजेडी के साथ जाने की, तो मुझे लगता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो हांडी चढ़नी थी वो चढ़ चुकी है और नीतीश जी के चरित्र को सारे धड़े पहचान चुके हैं। अब यह नीतीश जी का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम पीरियड चल रहा है। अब तो सुनते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ पैर भी कांपने लगे हैं, शायद अल्जाइमर बीमारी के वो रोगी हो गए हैं, चीज़ों को भूलने भी लगे हैं। तो देखिए राजनीति करने का तकाजा तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जब चीज़ें आपसे संभल नहीं रही हों, जब शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो छोड़ दीजिए ना। जनता की सेवा करने का कैसा कीड़ा घुसा हुआ है भाई कि हाथ कांप रहा है फिर भी कुर्सी से उतर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश जी अपनी भद पिटाएंगे और नीतीश जी यदि ऐसा कुछ काम करेंगे तो बिहार के लोग उनके किसी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। रही बात हमारी, तो जब चुनाव की बारी आएगी तो हम अपना निर्णय लेंगे। अभी हमारे लिए पहली प्राथमिकता अपनी पार्टी का विस्तार और बिहार की जनता के साथ कदम ताल करके उनके हितों को बुलंदी से आवाज़ देना है। यही कारण रहा कि कई ऐसे मौके आए जब माननीय चिराग पासवान जी ने असली विपक्ष की भूमिका निभाई। आप ऐसे भी देखिए कि बिहार में जन सरोकार के जितने भी मामले आ रहे हैं उन सारे मामलों में मुख्य विपक्ष की भूमिका चिराग पासवान जी ही निभा रहे हैं। चाहे वह क्राइम का बढ़ता मामला हो, दलितों पर अत्याचार का मामला हो, या फिर किसानों की समस्या हो। हाल में आपने देखा कि यूरिया और डीएपी की किल्लत में हमारे नेता ने बिहार सरकार को कितनी मजबूती से घेरा, या फिर जो अभ्यर्थियों पर जो सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। तो प्रत्येक वर्ग पर, प्रत्येक तबके पर, विद्यार्थी पर, किसान पर, महिलाओं पर, दलित पर, अल्पसंख्यक पर, सारे लोगों पर, सारे लोगों के प्रति हमारे मन में पूरी सहानुभूति है और उन्हीं लोगों के हितों को बुलंद करना, उनके साथ खड़ा रहना, उनके हितों को आवाज़ देना, उनकी समस्याओं को आवाज़ देना, उन्हें सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाना, हमारी रणनीति अभी यहीं तक है। और जब आगे की रणनीति, जब चुनाव आएगा तो हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो उन्हें आप एक नेता के रूप में कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी में एक नेता के रूप में मूल्यांकन कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब चूक चुके हैं। नीतीश कुमार जी के प्रशासकीय पुरुषार्थ का क्षरण हो चुका है और नीतीश कुमार जी को पूरी इज्जत के साथ राजनीति को अलविदा कह देनी चाहिए। अब वो बिहार के लिए बोझ जैसे हो गए हैं। मैं तो दावा करता हूं कि पिछले 15 साल के नीतीश जी एक उपलब्धि बता दें, खुद बताएं या अपने प्रवक्ताओं से बुलवाएं कि पिछले 15 साल में मेरी एक ये उपलब्धि है, कोई एक चीज़ जिससे लगे कि हाँ नीतीश कुमार ने बिहार की शक्ल और सूरत बदल दी है। केवल शब्दों की बाजीगरी, केवल आंकड़ों की बाजीगरी। बिहार विकास के मोर्चे पर जहां पहले था 2005 में, वही आज भी है। नीति आयोग ने अपनी 2 रिपोर्ट में नीतीश कुमार जी को सबसे फिसड्डी मुख्यमंत्री करार दिया है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि एक नेता के रूप में नीतीश कुमार जी को आप कैसे देखते हैं? जी। नीति आयोग आपको बता देगा। नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि एक नेता के रूप में नीतीश कुमार कैसे हैं। एक दूसरी बात है कि देखिए नेतृत्व, लीडरशिप जमाने की बदलती प्राथमिकताओं के हिसाब से नेतृत्व की परिभाषा तय होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार जी जैसे घिसे पिटे कंजर्वेटिव सोच वाले नेताओं का जमाना अब लद रहा है। अब यंग डायनेमिक पढ़े लिखे लोगों का जमाना आ रहा है। ऐसे लोग जिनके पास केवल डिग्री के सिवा न तो कोई विजन है न कोई दृष्टिकोण है, अब ऐसे लोगों का दौर जा रहा है। अब चिराग पासवान जैसे नए और डायनेमिक लोगों का दौर आ रहा है और नीतीश कुमार जी को चाहिए कि बाइज्जत अब नए लोगों के लिए मैदान खाली कर दें। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर रहे हैं नीतीश कुमार, फिर भी आए दिन बिहार के हर कोने से शराब के मामले आते हैं, थानों में आते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शराब बंद कराने में नीतीश जी फेल हुए हैं? कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा चौक, कोई ऐसी गली आप देख लें जहां शराबियों से आपका पाला ना पड़े। यह केवल कागजी दिखावा मात्र है। यह नीतीश कुमार जी के झूठे अमरत्व की चाह है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जब मैं सत्ता से हटूं तो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए
कि बिहार में एक मुख्यमंत्री ऐसा भी हुआ था जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, भाई उसने पूरे बिहार में शराबबंदी कर दिया। नीतीश जी नहीं जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर बिहार के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग पीने वाले हैं वो क्या सोचते हैं यह तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नहीं पीते हैं वो भी नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं जरा जाकर गांव में सर्वे करके देख लीजिए। तो बिहार की शराबबंदी एक बेहुदा मजाक है, एक एब्सर्ड मजाक है जो बिहार के लोगों के साथ किया जा रहा है। देखिए, कभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कभी ड्रोन उड़ा रहे हैं। आप मोहम्मद तुगलक हैं? मध्यकाल है कि चलो उठाओ और राजधानी को दिल्ली से लेकर दौलताबाद चले जाओ, सांकेतिक मुद्रा चला दो। ये मध्यकाल है, ये आधुनिक काल है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है। और आप मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को इतने तुगलकी तरीके से आप संचालित कीजिएगा। कभी हेलीकॉप्टर उड़ा दीजिएगा, कभी ड्रोन उड़ाइएगा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दौड़ाइएगा कि जाओ दारू की बोतल खोजो। ये तो सनक की पराकाष्ठा है भाई साहब। मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ। नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। जरा ये तो बताइए कि आज से 5 साल पहले बिहार के एक मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती थी, और वो मजदूर जो दारू पीता था उस दारू की दर कितनी थी आज से 4-5 साल पहले? दारू का बोतल कितने में मिलता था उस समय? आज दारू का बोतल 3 गुना महंगा हो गया, लेकिन क्या उसकी मजदूरी 3 गुना हुई? तो उस गरीब का चूल्हा चौका बुरी तरह प्रेशराइज हो चुका है, दबावग्रस्त हो चुका है। उसके घर में कलह की मात्रा बढ़ चुकी है। आए दिन आप जाइए, गांव में जाइए, कैमरा लेकर जाइए और गांव के लोगों से सवाल जवाब कीजिए, ज़मीनी हकीकत पता चलेगा, रोंगटा सिहर जाएगा आपका। जो व्यक्ति पीने वाला था वो पी रहा है, उसका खामियाजा उसके बाल बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो दारू की बोतल पहले 50 रुपये में मिलती थी उसको अब उसको 150 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उसके खान पान और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। तो आइए निष्पक्ष तरीके से बहस कीजिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने किसी चुनिंदा प्रवक्ता को मैदान में भेजें और निष्पक्ष बहस करवाएं। ये कुछ नहीं है। आप शराबबंदी की सफलता के लिए करदाताओं के पैसे का इतना बेरहमी से उपयोग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ये पैसा किसने सैंक्शन किया आपको? आपने जब मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव के वक्त, आप उसमें लिखे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शराब खोजने के लिए हम पैसा पानी की तरह बहाएंगे। और ये टैक्स पेयर का पैसा है, खून पसीने की कमाई का पैसा आपको दिया गया है, और यह पैसा दिया गया है लोगों के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए दिया गया है। अपने सनक को पूरा करने के लिए ये टैक्स पेयर आपको पैसा नहीं दिया है। एक एक चीज़ का हिसाब आपको चुनाव के समय देना पड़ेगा। तो आप देख रहे थे हमारे चैनल उम्मीद फॉर नेशन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना कमेंट देना ना भूलें।